Hello dear students, welcome back. Today we are going to take our session, we are going to take the topic of macroeconomics, that is excess and deficient demand. This is our video number 3 of this chapter, this topic. इस topic का ये video number 3 है. In this video we are going to take measures to correct excess and deficient demand, that is monetary measures. In the last video we have already discussed that we have two methods, two policies to control this kind of excess and deficient demand. Excess और deficient demand को control करने के हमारे पास दो मेथड थी, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. First method was fiscal deficit, another is monetary measure policies. Clear? So we have already discussed about the fiscal policies, how fiscal policies, fiscal measures will control, will correct the excess and deficient demand in the economy. Now today we are going to discuss on the monetary measures to correct excess and deficient demand. We are having two types of methods in monetary measures. First one is quantitative measure, another is qualitative measure. Today we are going to discuss on the quantitative measures to correct excess and deficient demand. So our first point to correct the excess and deficient demand, that is bank rate. So let's understand the meaning of bank rate. What is bank rate and how it will correct the excess and deficient demand. So have a look. Bank rate. Bank rate is a rate at which central bank provide credit to commercial bank whenever commercial bank needs long term borrowings, long term money, ठीक है, long term needs के लिए जब भी उसको जरूरत पड़ती है कमर्शियल बैंक के, तो वो क्या करता है, आरबीआई जैसे हमारी कंट्री में हम आरबीआई को सेंट्रल बैंक कहते हैं, ठीक है, अदर कंट्रीज में अलग अलग सेंट्रल बैंक हैं सभी कंट्रीज, ठीक है. सो जब भी सेंट्रल बैंक किसी भी कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कराता है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए क्या कहलाता है, बैंक रेट. सो इट इज द मिनिमम रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म नीड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स टू द commercial bank. So how bank rate will control, will correct the excess demand? Let's have a look here. By increasing the rate of interest, जैसे हम लोगों ने क्या किया, यानी कि सेंट्रल बैंक ने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया. रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका, जो लोन उसने किसको प्रोवाइड कराया, जो क्रेडिट उसने किसको प्रोवाइड कराया है, कमर्शियल बैंक्स को. अगर वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक को लोन देगा, तो कमर्शियल बैंक जो अपने कस्टमर्स हैं उनको भी और ज्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करेगा, लोन प्रोवाइड कराएगा. ठीक है, तो जब उसको लोन रेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो आगे इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई होगी, यानी कि लोन के रूप में जो क्रेडिट के रूप में मनी की सप्लाई होगी, वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो क्रेडिट है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, यानी कि लोन जो है बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, जो क्रेडिट है वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड फॉर क्रेडिट रिड्यूस, यानी कि जो भी डिमांड होगी मनी की, क्रेडिट की, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बहुत कम ही लोग जो है मनी को बोरो करते हैं फ्रॉम द बैंक्स. ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उस कंडीशन पे जो इकोनॉमी में मनी जानी थी, मनी सप्लाई जानी थी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इट मींस जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो कर्टेल हो जाएगी, यानी कि वो कट जाएगी, कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि महंगा हो गया है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट. आप लोन लेने जाएंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कोई भी लोन लेने नहीं जाएगा, तो यानी कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी. जहाँ इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, वहाँ लोगों की जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग कैपेसिटी, वो भी क्या हो जाएगी, कम. और जहाँ परचेजिंग कैपेसिटी, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, वहीं पे जो लोगों की डिमांड है, एडिशनल डिमांड्स है, एग्रीगेट डिमांड है, वो भी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी. When aggregate demand falls, जैसे aggregate demand fall हुई, तो excess demand की जो कंडीशन है वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी. और जहाँ excess demand रिड्यूस होने लग गया, ठीक, तो यानी एग्रीगेट जहाँ रिड्यूस होने लगे, एग्रीगेट डिमांड, वहीं पे एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगा, अपने आप करेक्ट हो जाएगा और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा. क्लियर. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रोसीड हाउ इट करेक्ट्स डेफिशिएंट डिमांड. अभी डेफिशिएंट डिमांड को कैसे करेक्ट करता है, देखिए, डेफिशिएंट डिमांड मींस जब भी मार्केट में यानी इकोनॉमी में जो डिमांड है वो बहुत कम हो रही है, लोग डिमांड कर ही नहीं रहे कमोडिटीज की, मार्केट में जो एग्रीगेट डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कम होता चला जा रहा है. तो उस कंडीशन को हम लोग किस तरीके से करेक्ट करेंगे, कैसे सही करेंगे कि लोग ज़्यादा डिमांड करने लगे.
तो ज़्यादा डिमांड के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनके पास मनी सप्लाई को तेज कर देना पड़ेगा। तो कैसे करा जाएगा, लेट्स हैव अ लुक हियर, बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक ने क्या किया, कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म नीड्स के जो लोन थे उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करा दिया। जहां कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कराया तो लोन क्या हो जाएगा, हमारा बहुत ज्यादा चीपर हो जाएगा। दैट मींस जो जैसे हमने रिड्यूस किया क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, वैसे ही हमारा जो क्रेडिट है वो क्या हो गया, चीपर हो गया। जहां क्रेडिट चीपर हो गया, ठीक, तो लोगों को सस्ते दामों पे, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो क्रेडिट है, लोन है, वो प्रोवाइड होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो डिमांड है क्रेडिट की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जहाँ क्रेडिट की डिमांड बढ़ गई वहां पे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और जहां मनी सप्लाई बढ़ जाएगी लोगों के पास पैसा आ जाएगा, तो उनकी परचेजिंग पावर, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जहां परचेजिंग यानी खरीदने की क्षमता है, कैपेसिटी है, प्रोपेंसिटी है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वहीं पे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि उनके पास सस्ते दामों पे लोन मिल रहा है, सस्ते दामों पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कौन नहीं चाहेगा कि उनके जो एडिशनल नीड्स है वो भी फुलफिल हो जाए। तो वहीं पे लोग क्या करेंगे, अपनी एडिशनल डिमांड को यानी एग्रीगेट डिमांड को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और जहां एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो वहीं पे डेफिशिएंट डिमांड की जो कंडीशन है वो भी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। सो इस तरीके से बैंक रेट क्या करता है, एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करता है। लेट्स टेक अ नेक्स्ट पॉइंट। Let's proceed to the next point of qualitative measure, that is repo rate. Second point we have repo rate. Repo rate is the rate of interest at which central banks provide short-term credit loans to the commercial bank. Whenever commercial banks needs short-term loans, short-term credit, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्रेडिट किसको देता है, कमर्शियल बैंक को, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी क्या रहता है, रेपो रेट। जैसे हम लोगों ने देखा था बैंक रेट में वो लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए यानी सेंट्रल बैंक लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए कमर्शियल बैंक को क्रेडिट देता है, ठीक उसी तरीके से जब भी कमर्शियल बैंक के पास शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए जब सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्रेडिट प्रोवाइड कराता है, किसको, कमर्शियल बैंक को। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक को जब शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन या वो क्रेडिट प्रोवाइड कराया गया, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रेपो रेट। क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट कंट्रोल और करेक्ट द एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। वी आर हैविंग हाउ इट करेक्ट एक्सेस डिमांड। देखिए जिस तरीके से बैंक रेट का इफेक्ट हुआ था यानी बैंक रेट ने एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट किया था, ठीक उसी तरीके से रेपो रेट भी एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करता है। देखिए कैसे, मान लेते हैं हम लोग रेपो रेट का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ हाउ इट करेक्ट द एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड को कैसे वो करेक्ट करता है। सो फॉर करेक्टिंग एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक हैव टू इंक्रीज द rate of interest of repo, ठीक है, repo rate, they have to increase the repo rate। जब भी repo rate अगर वो बढ़ाता है कौन, सेंट्रल बैंक, तो जो बोरोइंग्स होगी वो क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो कमर्शियल बैंक जब भी लैंडिंग करेगा यानी कि लैंडिंग देगा, किसी को भी उधार देगा, तो वो क्या करेगा, महंगे दामों पे देगा। और जहां महंगे दामों पे उसने दिया यानी कि महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, वहीं पे जो क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर। और सिमिलरली जैसे हमने बैंक रेट में पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से रेपो रेट में भी क्या होगा, जो आपका लोन है, जो आपका क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा। जहां लोन क्रेडिट कॉस्टलियर हो गया उसकी वजह से जो क्रेडिट की डिमांड है मार्केट में वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, लोग लोन लेना कम कर देंगे। ठीक है, कमर्शियल बैंक लोन लेना कम कर देगी। ठीक है, तो जहां उसने लोन लेना कम कर दिया, ठीक है, तो उनके पास में जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगा। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो उनकी जो परचेसिंग कैपेसिटी है, परचेसिंग पावर है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर? और जहां परचेसिंग पावर, परचेसिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई तो लोग एडिशनल डिमांड्स को, एडिशनल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और जब नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। और इस तरीके से हम लोग एक्सेस डिमांड की जो कंडीशन है उसे क्या कर देंगे, शॉर्ट आउट कर लेंगे, उसे करेक्ट कर देंगे। यानी कि जहां एग्रीगेट डिमांड डाउन हुई, खत्म हुई, कम हो गई, वहीं पे जो एक्सेस डिमांड थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई, डिमिनिशिंग हो गई, डिक्रीज कर गई। क्लियर? So let's understand how it correct the deficient demand। ये deficient demand कैसे correct करता है? See, by reducing the rate of interest, similarly bank rate की तरह ही
रेपो रेट भी अगर हम लोग क्या कर देते हैं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेंट्रल बैंक क्या कर देती है, कम कर देती है। जहां सेंट्रल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेपो रेट को क्या कर दिया, रेपो रेट को जहां कम किया, ठीक, वहीं पे कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, क्या करेगी, लोन लेगी, भरेगी। जहां उसने लोन लिया यानी कि क्योंकि भाई महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन ज्यादा मिल रहा है, मनी सप्लाई आपको ज्यादा मिल रही है, तो कमर्शियल बैंक या जनरल पब्लिक क्या करेगी, ज्यादा लोन को बटोरेगी, यानी कि ज्यादा मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी। और जहां जहां आपके पास मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ी, वहीं पे लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, बढ़ जाएगी। और परचेजिंग पावर बढ़ते ही उनकी जो एडिशनल नीड्स है, डिमांड, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जहां नीड और डिमांड को उन्होंने बढ़ाया, वहीं पे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। और जहां एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, वहीं पे जो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है, यानी कि जहां पे डिमांड बहुत कम हो रही थी, अब वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कि वो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वापस आ जाएगी। यानी कि जो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, और डेफिशिएंट डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी एग्रीगेट डिमांड की वजह से ये प्रॉब्लम करेक्ट हो जाएगी। क्लियर? सो इस तरीके से हमने देखा कि रेपो रेट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करता है। So let's take our next point. So let's proceed to the next point of quantitative measure, that is reverse repo rate. Whenever commercial bank is having surplus fund, जब भी commercial bank के पास surplus fund होता है, it will deposit it to the central bank to earn more and more benefit, to earn more and more income as interest, ठीक है, as a interest के रूप में जब भी कमर्शियल बैंक के पास में जब भी एक्स्ट्रा फंड होता है, वो क्या करता है, उठा करके सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कर देता है, ताकि वो वहां से एक्स्ट्रा अर्निंग कर सके, एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट को कमा सके। क्लियर? सो हाउ रिवर्स रेपो रेट विल correct excess and deficient demand? Have a look here. How it correct excess demand? See, by increasing reverse repo rate, जैसे ही सेंट्रल बैंक ने क्या किया, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, उसने एनकरेज किया किसको, कमर्शियल बैंक को, कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना फंड कहां जमा करे, सेंट्रल बैंक में। इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहा है, जिससे जो भी कमर्शियल बैंक के पास में सरप्लस फंड होता है, वो उठा करके वो कहां पे जमा कर दे, सेंट्रल बैंक में। इससे क्या होगा, जैसे ही सेंट्रल बैंक के पास से सरप्लस फंड उठकर कहां चला गया, कहां कहां सेंट्रल बैंक के पास में, यानी कमर्शियल बैंक का जो सारा का सारा पैसा है वो कहां हमने जमा कर दिया, सेंट्रल बैंक में। तो कमर्शियल के बैंक के पास में कुछ बचा ही नहीं, किस चीज के लिए, लोन प्रोवाइड कराने के लिए। जब उसके पास लोन प्रोवाइड कराने के लिए पैसा बचा ही नहीं, तो वो एडिशनल डिमांड को, एडिशनल नीड्स को कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज दे डोंट हैव परचेजिंग पावर, परचेजिंग कैपेसिटी, यानी कि वहां मनी सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है। जितना मनी था वो सेंट्रल बैंक में वापस चला गया है। वो क्या करेगा, लैंडिंग कैपेसिटी को नेगेटिवली इफेक्ट डालेगा। नेगेटिवली इफेक्ट डालने का मतलब क्या है, कोई भी कमर्शियल बैंक जब उसमें सारा का सारा पैसा, यानी कि जितने भी सरप्लस फंड उठा करके डिपॉजिट कर रही है कहां पे, सेंट्रल बैंक में, तो उसके पास में लैंडिंग करने के लिए, लैंडिंग देने के लिए, उधार देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक, क्यों, क्योंकि अब उसने लालच में आकर, यानी कमर्शियल बैंक ने लालच में आकर के सारा पैसा कहां लगा लिया, सेंट्रल बैंक में। अब वो पब्लिक को बेच ही नहीं पा रही, पैसा दे ही नहीं पा रही, लोन के रूप में लैंडिंग कर ही नहीं पा रही है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे अफेक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई का। जैसे ही मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो उसी वजह से जो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर है, वो क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। जहां परचेजिंग पावर कम हो गई, वहीं पे जो एग्रीगेट डिमांड है वो अपने आप ही क्या होने लग जाएगी, फॉल होने लग जाएगी। और एग्रीगेट डिमांड फॉल हुई तो हमारी जो एक्सेस डिमांड की कंडीशन है वो अपने आप ही करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। क्लियर? सो इस तरीके से रिवर्स रेपो रेट एक्सेस डिमांड को करेक्ट करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाउ रिवर्स रेपो रेट करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। देखिए, जैसे ही सेंट्रल बैंक ने क्या किया, रिवर्स रेपो रेट को कम किया। अगर रिवर्स रेपो रेट को उसने कम कर दिया तो कमर्शियल बैंक ये सोचेगा कि मुझे अपना सरप्लस फंड सेंट्रल बैंक में जमा करने से ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, उस पैसे को उठा करके जनरल पब्लिक को लोन के रूप में, यानी लैंडिंग के रूप में प्रोवाइड करा देगा। तो जैसे ही कमर्शियल बैंक ने
उस पैसे को, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट उसको कम मिल रहा है, तो उसने क्या किया, उठा करके उस पैसे को लोन के रूप में लोगों को यानी जनरल पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा से ज्यादा आ गई। जहां मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में आई तो लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जहां परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी वहीं पे लोग क्या करेंगे, अपनी एडिशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिमांड करेंगे, और एडिशनल नीड को फुलफिल करने के लिए डिमांड करेंगे, वहीं एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई वैसे ही डेफिशिएंट डिमांड की जो कंडीशन है वो भी क्या हो जाएगी, अपने आप करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से रिवर्स रेपो रेट जो है वो एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करता है। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। So students, let's proceed to the next point of quantitative measure, that is open market operation. It refers to the purchase or sale of government securities to and from open market by the central bank, यानी कि एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, जिसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है, परचेज या सेल किसकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक के पास में रखी हुई होती हैं उनको क्या करता है, भेज देता है, या फिर मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो सेंट्रल बैंक है वो परचेज कर लेता है। तो जो भी परचेज और सेल का जो प्रोसेस होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है वो पब्लिक या कमर्शियल बैंक से जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उनको परचेज कर लेता है, या फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को उनको बेच देता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट करेक्ट द एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड कंडीशन इन आवर इकोनॉमी। सो हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, व्हेनेवर जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है। ठीक, तो सेंट्रल बैंक जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगा तो उसके पास में जो एडिशनल मनी का मतलब क्या हो गया, जो भी मनी सप्लाई को क्रिएट करने का या न्यू करेंसीज को पब्लिश करने का, इशू करने का जो उसके पास राइट है, अथॉरिटी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले वो क्या करता है, नई करेंसी, फ्रेश करेंसीज को क्या करता है, मार्केट में उतारता है। यानी कि जो उसके पास में जो नई करेंसीज को इशू करने की अथॉरिटी थी वो मार्केट से क्या हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। यानी कि सेंट्रल बैंक विड्रॉ द एडिशनल पावर फ्रॉम द इकोनॉमी, यानी एडिशनल पावर किसकी, टू इशू अ फ्रेश करेंसी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन क्रेडिट। इसकी वजह से जो क्रेडिट का मतलब हो गया, जो उधार देने की जो कैपेसिटी, वो क्या हो जाएगी, सेंट्रल बैंक की कम हो जाएगी। जहां वो कम हुई तो लेस मनी विल फ्लो इन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में जो मनी फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि जब सेंट्रल बैंक के पास में सिक्योरिटी बेचने के बाद उसके पास में करेंसी इशू करने के लिए अथॉरिटी कम हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी, वो अपनी परचेसिंग इशूइंग पावर को कम कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा मार्केट से, तो वो क्या करेगा, लोगों को मनी सप्लाई बहुत कम प्रोवाइड कर पाएगा। जहां लोगों के पास मनी सप्लाई कम हुई वहीं पे उनकी जो परचेसिंग पावर है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी वो अपनी नीड्स को कम फुलफिल कर पाएंगे, अपनी नीड्स को कम परचेज कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी। ठीक है, उसकी वजह से जो उनकी एडिशनल डिमांड यानी एक्स्ट्रा डिमांड है, यानी एग्रीगेट डिमांड है, वो भी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। और जहां एग्रीगेट डिमांड फॉल हुई वहीं पे जो एक्सेस डिमांड की जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि वो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगी। क्लियर, सो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स हाउ इट करेक्ट्स डेफिशिएंट डिमांड। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट से सेंट्रल बैंक परचेज कर ले, मान लेते हैं सेंट्रल बैंक ने क्या किया, मार्केट से जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ने परचेज कर लिया, परचेज करने से क्या हो गया, उसकी जो मनी है, यानी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसमें इंजेक्शन का रूप आ जाएगा। इंजेक्शन का रूप का मतलब क्या हुआ, जैसे ही उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज किया, ठीक, तो परचेज करने से क्या होगा, उसे मनी पे करना पड़ेगा, किसको, इकोनॉमी को। इकोनॉमी को पे करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, फ्रेश करेंसी इशू करनी पड़ेगी। जहां उसने फ्रेश करेंसी इशू की, ठीक, तो नई करेंसी को इशू करने के बाद में मनी सप्लाई तुरंत मार्केट में बहुत तेजी से आ जाएगी, जिसकी वजह से
लोगों का जो क्रेडिट लेने का जो प्रोसीजर है वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट में क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन आ जाएगा। कैसे? जब मनी मतलब सेंट्रल बैंक के पास मनी आ जाएगी तो मनी को क्या करेगा सेंट्रल बैंक, जो फ्रेश करेंसी उसके पास आएगी वो मार्केट में उतार देगा इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। कैसे? उसमें क्रेडिट क्रिएशन के फॉर्म में मार्केट में पैसा उतारा तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आने की वजह से उनकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जैसे ही परचेसिंग पावर इंक्रीज हो गई तो वहीं पे वो क्या करेंगे, अपनी नीड्स को, अपनी डिमांड को फुलफिल करना शुरू कर देंगे। और जहां डिमांड को फुलफिल करना शुरू किया वहीं पे उनकी जो एडिशनल डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो डेफिशिएंट डिमांड है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो क्वांटिटी मेजर जो है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन का, वो क्या करता है, जो एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड है उन्हें करेक्ट करता है। So let's proceed to the next point. Let's proceed to the next point, that is legal reserve requirement, that is LRR. समझते हैं पहले कि LRR होता क्या है और ये किस तरीके से वर्क को करता है। ठीक है, LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, एक ऐसा रिजर्व जिसे हर कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, करना पड़ता है। देखिए, ये माना जाता है कि जब भी कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करती है, मनी को क्रिएट करने का मतलब है मनी को क्रिएशन में लाती है, यानी कि क्रेडिट को क्रिएशन में लाती है, तो सेंट्रल बैंक के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो कमर्शियल बैंक है वो मनी को क्रेडिट के तौर पे इशू करती है। यानी कि जो भी डिपॉजिट उसके पास में आता है, यानी कमर्शियल बैंक के पास में जितना भी डिपॉजिट आता है पब्लिक से, उस पूरे के पूरे डिपॉजिट को वो लोन के रूप में इशू करके, क्रेडिट के रूप में इशू करके अपने बेनिफिट्स को अर्न करता है। ठीक है, अब उस कंडीशन पे अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने अपना 1000 रुपए बैंक में जमा किया, ठीक है, कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट किया, एक आध दिन के बाद में उसको उसी 1000 रुपये जरूरत पड़ी और वो पैसे लेने के लिए आया, या कुछ पैसे मनी की उसको आवश्यकता पड़ेगी वो लेने के लिए आ गया। ठीक, लेकिन बैंक ने क्या किया, उस जब मान लेते हैं उस व्यक्ति ने 1000 रुपये जमा किए, उसे 1000 रुपये को बैंक ने क्या किया, उठा करके लोन यानी क्रेडिट क्रिएशन के लिए प्रोसेस में डाल दिया, यानी उठा करके पूरा 1000 रुपये किसी व्यक्ति को लोन के रूप में दे दिया। ठीक, अब वो लोन का पैसा बैंक में तब तक नहीं आएगा जब तक वो लोन को रीपे नहीं करेगा। और उसी ड्यूरेशन में जिस व्यक्ति ने अपना पैसा डिपॉजिट किया था बैंक में, उसे पैसों की जरूरत पड़ गई और वो बैंक में पैसे लेने चला गया, तो बैंक उसको कहाँ से देगी। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को गाइडलाइन दी और उनसे कहा, यू हैव टू मेंटेन LRR, दैट इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्लियर? इन दिस यू हैव टू, यानी कि सेंट्रल बैंक ने कहा यू हैव टू मेंटेन टू टाइप्स ऑफ रिजर्व, फर्स्ट वन इज CRR and other is SLR, that is cash reserve ratio and statutory liquidity ratio। यानी कि सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक से कहा अब आपको दो तरह के रिजर्व अपने पास बना के रखने पड़ेंगे पहले। ठीक है, लोन इशू करने से पहले पूरे डिपॉजिट के दो पार्ट आपको अलग करने पड़ेंगे, यानी कि अब उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट CRR, सेकंड पार्ट SLR, इन्हीं दोनों को हमने क्या कहा, LRR। और जो नेक्स्ट पार्ट का दैट इज क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि उसने क्या किया, जो भी ओवरऑल डिपॉजिट था, मान लेते हैं 1000 रुपए का जो डिपॉजिट था, इस 1000 रुपए को दो टुकड़ों में बांट देना है आपको। एक आपको LRR का रखना है और दूसरा आपको क्रेडिट को क्रिएट करने के लिए रखना है। ठीक है, इसका मतलब है एक 1000 रुपए में से कुछ पार्ट आपको LRR के तौर पे रखना है, ताकि जब भी कोई व्यक्ति अपने डिपॉजिट को लेने के लिए आए तो वो कमर्शियल बैंक उनको अपना डिपॉजिट वापस कर सके। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब अपना डिपॉजिट जमा करता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसी दिन या नेक्स्ट डे अपना सारा का सारा पैसा वापस निकाल के विड्रॉ करके ले जाए। और ऐसा भी होता है कि बैंकों में सिर्फ एक व्यक्ति तो मनी को डिपॉजिट नहीं करता, बहुत सारे लोग भी डिपॉजिट करते हैं, तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत अमाउंट वो लोग उनमें से निकाल के उस व्यक्ति को रीपे करके जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है शॉर्ट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक से कहा कि यू हैव टू मेक CRR एंड SLR, और जो आपका उस रिजर्व के पास बाद पैसा बचता है उस पैसे को आप उठा करके लोन के रूप में दे दोगे। ठीक है, यानी कि कोई भी कमर्शियल बैंक कभी भी अपने ओवरऑल डिपॉजिट का सारा डिपॉजिट क्रेडिट को क्रिएट करने के लिए नहीं इशू कर सकता एज पर RBI, यानी कि हमारी कंट्री में RBI और अदर कंट्रीज में सेंट्रल बैंक।
ठीक है, जो भी सेंट्रल बैंक है हमारे पास में, हमारी कंट्री में हो चाहे अदर, उन सब की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एलआरआर हर बैंक को यानी कमर्शियल बैंक को रखना होगा। अब एलआरआर का फायदा क्या है, देखिए जब 1000 रुपए किसी व्यक्ति ने जमा किया था, उस 1000 रुपए का मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक ने आपसे कहा, आपसे मतलब कॉमर्शियल बैंक से, आप सीआरआर बनाइए, एसएलआर बनाइए, और जो भी ओवरऑल डिपॉजिट होगा उस डिपॉजिट का 10% आप सीआरआर रखिए और 10% आप एसएलआर रखिए। तो और जो बचा वो आप क्या करिए, क्रेडिट पे करिए। तो कितना बचा हमारे पास, 80% बचा, ठीक है। तो 10% हमने सीआरआर बनाया, 10% एसएलआर बनाया, यानी 20% मैंने क्या बना दिया, एलआरआर, और 80% मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट के रूप में उस पैसे को उठा करके दे दिया। इसका मतलब है कि हमारे पास में एलआरआर के तौर पे जो आरबीआई है उसने कहा कमर्शियल बैंक से कि यू हैव टू मेक 20% ऑफ एलआरआर एंड 80% यू विल यूज फॉर क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। तो अब जो लोगों के पास मनी सप्लाई जाएगी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, यानी लोग जो लोन ले पाएंगे वो कितना ले पाएंगे, केवल 80%। क्यों, क्योंकि 20% तो हमें सीआरआर और एसएलआर के रूप में रखना पड़ता है। अब सीआरआर एसएलआर होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखिए सीआरआर का मतलब होता है अ मिनिमम परसेंट ऑफ डिपॉजिट कैप्ड विद सेंट्रल बैंक। जो भी कमर्शियल बैंक के पास में पैसा आएगा, उस पैसे का कुछ परसेंटेज वो रिजर्व के तौर पे किसके पास रखिएगा, सेंट्रल बैंक के पास में, ठीक। सेंट्रल बैंक उसके बदले में उसको इंटरेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ कि जो मनी की कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक की, वो क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि उसने कुछ पैसा उठा करके कहाँ रख दिया, सेंट्रल बैंक में एज अ सीआरआर। फिर एसएलआर, it is a percentage of deposits required to maintain with the commercial bank in the form of liquid। आपको यानी कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा अपने पास में लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो उस पैसे को उठा करके क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज नहीं कर सकता। तो इस तरीके से सीआरआर और एसएलआर दोनों मिलकर क्या बन गए, एलआरआर। तो हमारे पास में कमर्शियल बैंक के पास जब भी डिपॉजिट आता है, उस डिपॉजिट के हमने दो टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा हमने एलआरआर के रूप में बांटा और दूसरा क्रेडिट क्रिएशन के रूप में। तो जितना पैसा हमारे पास आया, उस पैसे में से पहले हमने एलआरआर निकाल दिया। अब जो पैसा बचा उसे हमने क्या किया, यूज किया फॉर फर्दर क्रेडिट क्रिएशन, ठीक। यानी अब उस पैसे को हम क्या कर सकते हैं, लोन के रूप में उधार दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जितना एलआरआर बढ़ेगा उतना क्रेडिट को क्रिएट करने की जो कमर्शियल बैंक की कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितना आप रिजर्व के तौर पे पैसा निकालते रहेंगे 20% 30%, वैसे ही आपका जो क्रेडिट का क्रिएशन है वो भी क्या हो जाएगा, अपने आप कम होता जाएगा। यानी लोगों के पास में जो क्रेडिट होगा वो बहुत कम जाएगा। तो जहां लोगों के पास क्रेडिट कम जाएगा वहां उनकी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और जहां लोगों के पास क्रेडिट ज्यादा जाएगा, मनी ज्यादा जाएगी, यानी एलआरआर कम हो जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, मनी ज्यादा जाएगी, और मनी जब ज्यादा जाएगी तो उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एलआरआर करेक्ट द एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड हियर, ठीक है। अगर एलआरआर हम इंक्रीज करते हैं इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, जब हमारे पास एक्सेस डिमांड होती है तो हम लोग क्या करना चाहिए, एलआरआर को बढ़ाना चाहिए। अगर इस एलआरआर को मैं 20 से 30% कर देता हूं, ठीक, या 40% कर देता हूं, तो जो कमर्शियल बैंक के पास में क्रेडिट को क्रिएट करने यानी लोगों को जो उधार देने का जो प्रोसेस है उसमें जो मनी हो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि अब वो 40% हमने एलआरआर दे दिया और सिर्फ 60% हम क्या कर रहे हैं, लोगों को क्रेडिट के तौर पे दे रहे हैं। तो वहां पे लोगों के पास में जो मनी पहुंची वो कितनी पहुंची, केवल 60%। तो वहां पे 60% पहुंचने का मतलब क्या, उनकी जो परचेज जो क्रेडिट है वो कम पहुंचा। तो कम पहुंचने की वजह से उनके पास जो क्रेडिट है वो क्या हो गया, कम, और उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो क्या हो गई, कम। क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई हो गई कम। अब जब परचेजिंग कैपेसिटी भी कम हो गई तो आप एडिशनल नीड्स को फुलफिल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास मनी नहीं है, मनी ज़्यादा है नहीं। जब मनी नहीं है तो आप एग्रीगेट डिमांड को अपने आप क्या करोगे, कम, और जहाँ एग्रीगेट डिमांड कम हुई वहीं पे एक्सेस डिमांड की जो कंडीशन है वो भी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। सेकंड वी हैव हाउ इट करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। देखिए अगर हम एलआरआर को बढ़ाते हैं इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, एलआरआर सॉरी अगर हम लोग एलआरआर को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, जब भी हमारे इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड हो रही होती है, डिमांड कम हो रही होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एलआरआर को कम कर देना चाहिए, यानी सेंट्रल बैंक को एलआरआर कम कर देना चाहिए। अब एलआरआर मान लेते हैं 40% था,
अब उस LRR को हमने क्या कर दिया, 20% कर दिया, ठीक। तो 40% पे जो क्रेडिट क्रिएट हो रहा था कितना होता है, 60%, और अब हमने LRR क्या कर दिया, 40 से 20 कर दिया, तो जो हमारी क्रेडिट क्रिएशन है कितनी बढ़ गई, 80% बढ़ गई। तो जहां क्रेडिट 80% बढ़ गया तो लोगों के पास क्रेडिट ज्यादा आएगा, मनी सप्लाई ज्यादा आएगी। जहां मनी सप्लाई ज्यादा आएगी वहां वो लोग क्या करेंगे, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिमांड करेंगे, क्योंकि उनके पास परचेसिंग पावर आ गई। और जहां परचेसिंग पावर आ गई तो वहां वो एग्रीगेट डिमांड को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो जहां एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई वहीं पे ऑटोमेटिकली डेफिशिएंट डिमांड क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। सो इस तरीके से डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की जो कंडीशंस हैं उनको करेक्ट करने के लिए LRR वर्क करता है। सो आप लोगों ने आज के वीडियो में जो मॉनिटरी मेजर का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट था वो हम लोगों ने पूरा सीखा, पढ़ा, समझा। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी बैक विद क्वालिटेटिव मेजर। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटेटिव मेजर को पढ़ेंगे, जो कि किसका पार्ट है, मॉनिटरी मेजर का। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।